Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about unit number 6.3 of Contacts and Account subject according to JOT syllabus. JOT syllabus के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 6.3 कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट का, जिसमें हम लोग को जो टॉपिक पे डिस्कस करना है वो है प्रिपेयरिंग डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम ऑफ फॉलोइंग सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए जो भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स है अकॉर्डिंग टू CAA कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन, हम लोग ये चैप्टर जो है स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पहले स्पेसिफिकेशन देखें क्या होता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, उनका डिटेल स्पेसिफिकेशन या ब्रीफ स्पेसिफिकेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स है जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम से, इरिगेशन इंजीनियरिंग सिस्टम से, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिस्टम से एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सिस्टम से। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड और इन्वायरमेंटल सिस्टम से रिलेटेड, तो इन सब का डिटेल स्पेसिफिकेशन इसमें आपको डिस्कस करने होंगे। ठीक है, और इस टॉपिक से मैं याद दिलाना चाहूँगा, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और इसमें कुछ भी रटने वाली जैसी बात नहीं है कि आपको रट के जाना है और एज इट इज़ वही लिखना है, ऐसे इसमें भी कुछ बात है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट का सारा वीडियो पूरा सीरीज वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ बिल्डिंग। फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए जनरल स्पेसिफिकेशन, या फिर देखिए यहाँ पर सॉरी ये गलत हो गया, फर्स्ट नहीं होगा, यहाँ पर होगा सेकंड क्लास। ठीक है, यहाँ पर सही कर लेंगे, सेकंड क्लास बिल्डिंग, या फिर जनरल स्पेसिफिकेशन जो है सेकंड क्लास बिल्डिंग का, फिर डिटेल स्पेसिफिकेशन RCC स्लैब का, और डिटेल स्पेसिफिकेशन PCC फॉर फाउंडेशन। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है मार्क किए हुए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी हैं, ऐसा नहीं कि यही चार ही हैं। करेगा कि डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कॉलम, डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ ए स्टेयर, डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ ए बीम। ठीक है, तो ये स्लैब के लिए एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इसीलिए चार टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं, जिससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है आपसे पूछे जाने का। करना है क्या इसमें, तो स्पेसिफिकेशन आपको बताना है। कैसे स्पेसिफिकेशन बताते हैं, तो देखिए जैसे जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, तो फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको फाउंडेशन, तो लिखेंगे यहाँ पॉइंट वाइज बना के लिखना है। पहला पॉइंट में लिखेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन जो होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क में होना चाहिए, सीमेंट मोटार 1:6 का होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप फाउंडेशन में हाइफन दे करके एक लाइन में इसको लिख सकते हैं। अगला फाउंडेशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है तब देते हैं क्या, सेकंड नंबर में DPC। ठीक है, DPC देते हैं। DPC का थिकनेस जो होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और DPC जो होता है स्टैंडर्ड वाटर से मिलकर बना होना चाहिए, वाटर प्रूफिंग मटेरियल उसमें होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। मतलब जो जो प्रोसीजर आप जानते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, उसी प्रोसीजर को सिर्फ लिखना है। जनरल स्पेसिफिकेशन का है या डिटेल स्पेसिफिकेशन का है, चाहे ब्रीफ स्पेसिफिकेशन का है। ठीक है, तो बिल्डिंग बनाने में जो जो चीज़ें यूज होती हैं, सबसे पहले फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद DPC, DPC के बाद सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर के बाद रूफिंग, रूफिंग के बाद फिर फ्लोरिंग। ठीक है, फ्लोरिंग के बाद फिर फिनिशिंग, डोर विंडोज, और उसके बाद मिसलिनियस। तो इस तरह से टॉपिक आप दे करके उसमें एक एक लाइन, दो लाइन खुद से, ऐसा नहीं कि किसी बुक का रटा हुआ चीज़ आप उसमें इंक्लूड करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आप खुद से मतलब जो जानते हैं, जो विजुअलाइजेशन है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, ये लास्ट सेमेस्टर है आपका, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा कि बिल्डिंग बनाने से पहले फाउंडेशन जरूर किया जाता है, उसका एक्सकवेशन करते हैं, फिर फाउंडेशन होता है। ठीक है, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में भी आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, तो उस वही सब चीज़ों को पॉइंट वाइज करके लिख देना है। टोटल आप 6 पॉइंट, मिनिमम 6 पॉइंट तक लिखें और 6 पॉइंट में इसको समझा दें, और ये कम से कम आपको 8 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास बिल्डिंग हो गया, और सेकंड क्लास यहाँ पर मैं बार बार करता हूँ, ये गलत हो गया है, सेकंड क्लास होगा। सेकेंड क्लास बिल्डिंग के लिए भी आप यही सब यूज कर सकते हैं। वहाँ पर एक दो चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करने का मतलब ये नहीं कि बिना फाउंडेशन का ही बिल्डिंग बना दे। ठीक है, फाउंडेशन रहेगा, DPC रहेगा, सुपर स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन वहाँ जो मटेरियल यूज होने वाला है, जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क यूज करेंगे फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए, तो उसमें सेकंड क्लास बिल्डिंग के लिए सेकंड क्लास ब्रिक वर्क आप डाल दें वहाँ पर।
ठीक है। डोर और विंडो का जो साइज़ आपने स्टैंडर्ड मान के चला था उससे साइज़ यहाँ पर कम ले लें। जो आपने कंक्रीट स्लैब का थिकनेस आप रखा था 125 का, तो उसमें यहाँ पर थिकनेस कम कर देंगे, ठीक है। तो और जो साइज़ होगा उस साइज़ को भी कम कर सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास बिल्डिंग में आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दोनों ही प्रोसीजर सेम है, आएगा तो दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आ सकता है। नेक्स्ट है आरसीसी स्लैब। आरसीसी स्लैब बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? तो आरसीसी स्लैब को प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए मटेरियल। मटेरियल में आप लिख सकते हैं सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सॉरी सैंड को ही फाइन एग्रीगेट कहा जाता है, एंड वाटर चाहिए, एडमिक्सचर चाहिए। मटेरियल के बाद आपको क्या चाहिए? तो मेटल के बाद उसको मिक्सिंग करना है, ठीक है। मेटल के बाद को क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग दो तरह से होते हैं, हैंड मिक्सिंग और मशीन मिक्सिंग। हैंड मिक्सिंग के लिए नॉर्मली हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर मशीन मिक्सिंग के लिए जो ट्रांजिट मिक्सचर यूज करते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। मिक्सिंग होने के बाद फिर उसमें क्या करते हैं? चेक फॉर क्वालिटी। क्वालिटी चेक करते हैं कैसे? स्लम टेस्ट से, या फिर आपका अगर अवेलेबल है वीवी टेस्ट, या फिर जो भी आपके पास में अवेलेबल है टेस्ट करने वाला मशीन, उसके कंक्रीट के लिए जिस चीज़ के लिए आपने कंक्रीट बनाया है, स्लैब है तो स्लैब के लिए स्लम वैल्यू कितना होना चाहिए, उस चीज़ का फिर चेक करते हैं। उसके बाद चेक करने के बाद उसका क्या होता है? प्लेसिंग होता है। प्लेसिंग होने के बाद फिर से उसमें वाइब्रेटिंग होता है, कॉम्पैक्शन, जिसको कॉम्पैक्शन कहते हैं। कॉम्पैक्शन होने के बाद क्या होगा कि उसको आफ्टर हार्डनिंग फिर उसको क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ेगा। क्यूरिंग के बाद फिर उसको फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ेगा। ये सब चीज़ें 5 से 6 पॉइंट में आप इसको भी समझा करके लिख सकते हैं। सिमिलर केस आपको कॉलम के लिए बनेगा, सिमिलर केस आपको बीम के लिए बनेगा, सिमिलर केस स्टेयर के लिए बनेगा। लेकिन वहाँ पर आपको शटरिंग के भी जिक्र करना पड़ेगा कि शटरिंग किए उसके बाद से जा करके कंक्रीट को वहाँ पर प्लेस किए हुए। तो ये सभी चीज़ें थी यहाँ पे आरसीसी स्लैब में। अब डिटेल जो है पीसीसी के बारे में कहता है, तो पीसीसी के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए पीसीसी के बारे में फॉर फाउंडेशन के लिए तो सबसे पहले कि आप ऑर्डिनरी सीमेंट का आप यूज कर सकते हैं पीसीसी के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट जनरल, फर्स्ट पॉइंट में आप जनरल या फिर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं। जनरल, जनरल में आप लिखेंगे क्या कि सीमेंट यूज्ड, सीमेंट यूज्ड, सीमेंट यूज्ड पीसीसी, सीमेंट यूज्ड फॉर पीसीसी, फॉर पीसीसी इज, ठीक है। ओपीसी का आप सीमेंट यूज करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोर्स एग्रीगेट जो यूज करेंगे इसका साइज आप मेंशन कर दें 15 से 20 का साइज, ठीक है। और उसके बाद फाइन एग्रीगेट जो रहेंगे 4.75 के ऊपर में वो सिर्फ जो है रिटेन कर जाना चाहिए। वाटर शुड बी क्लीन, फ्री फ्रॉम अल्कलाइन एसिड मैटर्स, ओनली ऑर्गेनिक मैटर। ये सब चीज़ों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर प्रोपोर्शन आप इसको लिख सकते हैं कि क्या प्रोपोर्शन हम दिए हैं, और जो फाउंडेशन पीसीसी हम कर रहे हैं उसका थिकनेस आपने कितना रखा हुआ है, उस प्रोपोर्शन को हैंड से मिलाए हैं कि मशीन से मिलाए हैं, इस बारे में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद उसको लेइंग करने का क्या तरीका था, फिर कॉम्पैक्ट के लिए क्या यूज किए, क्यूरिंग के लिए आपने क्या यूज किया, और लास्ट में आपने उसको कैसे मेजरमेंट किया। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ पीसीसी फॉर फाउंडेशन के लिए। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मतलब ये है कि देखिए जो भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं 5 से 6 पॉइंट में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, जो उसका प्रोसीजर होता है। और इस सब का प्रोसीजर आप लोग को भली भांति पता होगा, क्योंकि एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में आप इसको डिटेल्स में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए क्या क्या प्रोसीजर वहाँ पर बताया जा चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन सिस्टम के लिए। तो इरिगेशन सिस्टम डील्स विथ, इरिगेशन इंजीनियरिंग डील्स विथ डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डैम, कनाल, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, बैराज, वियर, गेटेड स्पिलवे etc। इरिगेशन इंजीनियरिंग जो होता है इस डिजाइन और कंस्ट्रक्शन इन सभी चीज़ों का, डैम का, कनाल का, क्रॉस ड्रेनेज वर्क का, बैराज, वियर, गेटेड स्पिलवे, इस सभी के लिए डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में यही सब पढ़ते हैं हम लोग। तो इन सभी का डिटेल स्पेसिफिकेशन पूछा जाता है। इतना ज़्यादा टफ डिटेल स्पेसिफिकेशन बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप 5 से 6 पॉइंट में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर डैम के बारे में पूछा, डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ डैम, तो डैम के लिए आप लिखेंगे क्या कि सबसे पहले साइट सिलेक्शन होता है। साइट सिलेक्शन के बाद आप लिखेंगे क्या, पहला पॉइंट में साइट सिलेक्शन डाल सकते हैं। साइट सिलेक्शन के बाद आप डाल सकते हैं उसका डिज़ाइन क्राइटेरिया, किस बेसिस पर उसको डिज़ाइन किया गया है। फिर आप डाल सकते हैं टाइप ऑफ डैम, कौन सा टाइप का डैम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिर उसमें मटेरियल रिक्वायर डाल सकते हैं, फिर वर्कमैनशिप डाल सकते हैं, फिर मशीन यूज डाल सकते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ों का 5 से 6 पॉइंट में बना करके लिखें। और मैं बताता हूँ ये चीज़ें गलत नहीं होती हैं,
ठीक है। अब ये नहीं कि आपसे पूछा हुआ है कि इंजीनियरिंग सिस्टम इंजीनियरिंग इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में लिखना और आप लिख रहे हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, तो वहाँ पर चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि आपको अगर थोड़ा भी आइडिया है किसी चीज़ के बारे में तो 5 से 6 पॉइंट बना करके आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। दीज स्ट्रक्चर आज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अर्सवाइल ग्रेवल कंक्रीट स्टील ईटीसी। ठीक है। इस सब के लिए जो मटेरियल यूज होगा आप उसमें इसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिस्टम में आपको जो चीज़ें इंक्लूड की जाती है वो है वाटर पॉन्ड मैकेडम के बारे में, जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ रोड के बारे में, ठीक है, और डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ रोड के बारे में। ये 3 चीज़ें यहाँ पर आपको एक इंक्लूड की जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन में देखिए वाटर पॉन्ड मैकेडम क्या होता है। वाटर पॉन्ड मैकेडम एक लेयर है रोड का। रोड हम लोग जो बनाते हैं तो कोर्स एग्रीगेट के साथ में, कोर्स एग्रीगेट के साथ और मिट्टी और कोर्स एग्रीगेट दोनों को साथ में जब मिलाते हैं, ठीक है, तो मिट्टी के साथ में मिक्सअप हुआ कोर्स एग्रीगेट वाला लेयर वाटर बॉन्ड मैकेडम ही कहा जाता है। ठीक है। पानी के साथ में जो मिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर कोर्स एग्रीगेट एंड सॉइल को, तो उससे उस लेयर को वहाँ पर जो लेयर बिछाते हैं तो उसी को वाटर बॉन्ड मैकेडम कहा जाता है। इसके लिए ब्रीफ स्पेसिफिकेशन आपसे पूछा जाता है तो प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड पहला पॉइंट लिख सकते हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड। ठीक है। सबग्रेड का क्या प्रिपरेशन आपने किया, तो मतलब सबग्रेड कम्पैक्ट होना चाहिए और प्रिवेंटेड फ्रॉम सो ड्राई, यानी कि ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। सबग्रेड के बारे में आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ मटेरियल, कि कौन कौन से मेटेरियल को आपने कलेक्ट किया। अच्छा, रोड का जितना भी लेयर है, बेस कोर्स होते हैं, सब बेस सब ग्रेड और ऊपर का सरफेस कोर्स होते हैं, तो उसके बारे में आपको मेंशन करना होगा कि वाटर बॉन्ड मैकेडम जो है कौन से लेयर में आते हैं। तो सब ग्रेड प्रिपेयर करने के बाद इसके ऊपर हम वाटर बॉन्ड मैकेडम का एप्लीकेशन करते हैं। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं ट्रैफिक का डाइवर्जन। जब वाटर बॉन्ड मैकेडम हम बना रहे होते हैं तो उस समय ट्रैफिक को डाइवर्ट करना जरूरी होता है। फिर इसका सॉइलिंग करेंगे, फिर वियरिंग कोर्स करेंगे, फिर वियरिंग कोर्स के बाद मेटल का स्प्रेडिंग करेंगे, उसके बाद फिर से उसका रोलिंग करेंगे, फिर फिनिशिंग, क्यूरिंग एंड ओपनिंग ऑफ ट्रैफिक। तो इस तरह से टोटल 5 से 6 पॉइंट में आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो वाटर बॉन्ड मैकेडम के लिए अगर रोड के लिए पूछा तो सबसे पहले आप क्या लिखें, प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक का हमने डाइवर्जन किया, क्योंकि ये सब बनाने के लिए ट्रैफिक को तो डाइवर्ट करना ही पड़ेगा। डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक जो कि सिग्नल लगा होता है कम से कम ये 75 मीटर दूरी पर, कम से कम 75 मीटर डिस्टेंस पहले, यानी कि जहाँ से आप ये रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं और ट्रैफिक को वहाँ से डाइवर्ट करने का ऑप्शन आपके पास में है। क्योंकि बहुत बार होता है कि रोड का विड्थ ज़्यादा होता है तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हाँ, जहाँ पर मोड़ आएंगे, जहाँ पर टर्न होंगे, वहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम 75 मीटर, कम से कम 75 मीटर पहले ही आपको डाइवर्जन का सिग्नल लगाना होता है। उसके बाद फिर सॉइलिंग करेंगे, नेक्स्ट चौथा पार्ट में सॉइलिंग लिखेंगे, और फिर पाँचवा पॉइंट में आप वेयरिंग कोर्स लिख दें, और नेक्स्ट पार्ट में वेयरिंग कोर्स के बाद स्प्रेडिंग ऑफ मटेरियल एंड फिर फिनिशिंग, क्यूरिंग एंड ओपनिंग ऑफ ट्रैफिक लिख सकते हैं इसमें। तो ये सभी चीज़ें थी इसमें वाटर बॉन्ड मैकेडम के लिए। नेक्स्ट है जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ रोड। रोड का जनरल स्पेसिफिकेशन क्या होगा, तो इसमें देखिए रोड का जनरल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात किया है, तो आप इसमें रोड का लेयर के बारे में बात कर सकते हैं कि कौन कौन रोड का लेयर होता है। ठीक है। सब ग्रेड, जैसे सब ग्रेड जो होता है सबसे बॉटम लेयर होता है, फिर सब बेस होता है, फिर बेस कोर्स होता है, फिर आता है वियरिंग कोर्स। ठीक है। तो इस तरह से आप चारों रोड के लेयर के बारे में बता सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट इन चारों लेयर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। और जब वियरिंग कोर्स पर जाते हैं तो उसका टैग कोट, प्राइम कोट, सील कोट, ये 3 कोट लगता है। फिर से बिटुमिन का अगर रोड बना रहे होते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट बना रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो कोट चढ़ाते हैं फाइनल कोट उसके वियरिंग कोर्स के लिए, उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। और सब ग्रेड के बारे में भी आप इसका मेरिट एंड डिमेरिट इसका बता सकते हैं। तो ये जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ रोड में आता है। अगर एट ए टाइम सारे पॉइंट्स याद नहीं आए, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये चीज़ें गलत नहीं होती हैं। आपको जितने पॉइंट्स आते हैं 3 से 4 पॉइंट में ही आप अगर फिनिश करना चाहते हैं तो वो भी सफिशियंट है। ठीक है। तो रोड का इसमें रोड में आप इसका चारों लेयर लिखते हैं। क्या क्या लेयर होता है, तो सब ग्रेड होगा, सब ग्रेड, दूसरा सब बेस,
सब बेस, उसके बाद आएगा बेस कोर्स एंड चौथा हो जाएगा वियरिंग कोर्स इसका। ये फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, रिजिड पेमेंट के लिए 3 ही होता है, सब ग्रेड, सब बेस एंड वियरिंग कोर्स हो जाता है। ठीक है, बेस कोर्स और वियरिंग कोर्स हो जाता है। तो ये तीन लेयर हो जाएंगे आपको रिजिड पेमेंट में, और 4 लेयर हो जाएंगे आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट में। तो आप रोड के बारे में स्पेसिफिकेशन में ये भी बता सकते हैं कि दोनों टाइप के पेमेंट को हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से लेयर का कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ रोड का डिटेल स्पेसिफिकेशन करना है, तो इसका कंस्ट्रक्शन से लेकर के मेरिट डिमेरिट टाइप्स वगैरह सारा कुछ आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 16 मार्क्स का पूछा हुआ है तो आपको बहुत कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा, और अगर 8 मार्क्स का पूछा हुआ है तो आप नॉर्मल डिस्क्रिप्शन से ही आप इसका काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग सिस्टम का। एंड द लास्ट वन इज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सिस्टम। इन्वायरमेंटल में आपको देखिए क्या क्या है, ब्रीफ स्पेसिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन वाटर पाइप, कास्ट आयरन वाटर पाइप का ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, एबेस्टो सीमेंट रेन वाटर पाइप का ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ब्रीफ स्पेसिफिकेशन ऑफ वाश बेसिन एंड ब्रीफ स्पेसिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग एंड फिक्सिंग। इन सभी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्या है, कास्ट आयरन पाइप जो है वाटर पाइप से, इसके लिए आपका ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, तो वो क्या करना है, कास्ट आयरन पाइप यूज क्यों कर रहे हैं, तो वाटर के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में लिखना होगा कि इसका जो मटेरियल होना चाहिए, पाइप्स शैल बी अप्रूव्ड मैन्युफैक्चर स्मूथ एंड सिलिंड्रिकल, पाइप जो है स्मूथ और सिलिंड्रिकल होना चाहिए। दे शैल बी साउंड एंड ऑफ यूनिफॉर्म कास्टिंग फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन एंड शैल बी नीटली फिनिश्ड, ये फिनिश होना चाहिए। इसके बारे में आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखना पड़ेगा कि कास्ट आयरन पाइप का जो मटेरियल होना चाहिए वो बढ़िया हाई क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें हाँ ज़्यादा बेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बेंड होता है उसमें लॉसेज उतने ज़्यादा होते हैं, और लॉस होने की वजह से पाइप में फिर से प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कास्ट आयरन पाइप के बारे में इसका मटेरियल लिख सकते हैं, फिक्सिंग और ज्वाइनिंग के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो पता है कि पाइप है, पाइप का काम होता है कि कैरी करना, वाटर को कैरी करना, कैसा भी वाटर हो, चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे आपका सीवेज वाटर हो, तो उस किसी भी पाइप को कैरी करता है। तो यहाँ पर वाटर के लिए यूज किया हुआ है, कुछ नहीं कहा, सिर्फ वाटर बोला है, तो आप ड्रिंकिंग वाटर को यहाँ पर मान करके इसको फिर आप पे एक्सप्लेन कर देना होता है। ठीक है, तो मटेरियल सबसे पहले मटेरियल के बारे में लिख देंगे, कास्ट आयरन का जो मटेरियल होता है कैसा होना चाहिए, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, तो अपने हिसाब से डायमीटर इसका ले सकते हैं कि 1.5 मीटर, 1.6 मीटर या 1.8 मीटर का डायमीटर का पाइप हमने यूज किया हुआ है, और फुल लेंथ का है। ठीक है, और इसमें और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, द पाइप शैल बी सप्लाइड विदाउट ईयर्स अनलेस अदरवाइज स्पेशली मैंशन। ठीक है, तो इसमें बेंड वगैरह ज़्यादा नहीं हो, इस चीज़ का आप मेंशन कर सकते हैं। पाइप का थिकनेस मेंशन कर सकते हैं, पाइप का थिकनेस मेंशन कर सकते हैं कि 3 mm से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एबेस्टो सीमेंट रेन वाटर पाइप के बारे में। एबेस्टो सीमेंट रेन वाटर पाइप, कि एबेस्टो सीमेंट का पाइप जो है ये कैसा होना चाहिए। जनरली एबेस्टो सीमेंट को हम लोग शॉर्ट में एसी सीमेंट लिखते हैं। एसी पाइप के बारे एसी लिखते हैं हम लोग इसको, एसी मतलब हो गया एबेस्टो सीमेंट का। द पाइप सेल कन्फर्म टू IS कोड 1626। एसी सीमेंट पाइप जो बनता है वो IS कोड IS 1626 से कंफर्म किया जाता है। इसका लेंथ, इसका थिकनेस एंड इसमें कितने बेंड होने चाहिए, ये एबेस्टो सीमेंट वाला पाइप के बारे में बताता है। ठीक है, क्योंकि सीमेंटेड है तो इसमें बेंडिंग को अवॉइड करते हैं, और फिर भी जहाँ बेंडिंग की जरूरत पड़ेगा तो वहाँ तो देना ही पड़ेगा। तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए, 0.5 मीटर का भी होता है, 1 मीटर का, 1.5 मीटर का, 2 मीटर का, जितना आप रखे हुए हैं इस कोड के अकॉर्डिंग आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसका वेट और इसका लेंथ का रेशियो इस कोड के अकॉर्डिंग भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसका फिक्सिंग और ज्वाइनिंग। देखिए पाइप के बारे में दो ही चीज़, या तो इसका मटेरियल और इसका फिक्सिंग और ज्वाइनिंग किस तरह से किया है, और कितना इसमें बेंड आपने प्रोवाइड किया हुआ है, ये 3 चीज़ आप इसमें बता सकते हैं। और पाइप किस लिए यूज किए हैं इसके बारे में भी इसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो ब्रीफ स्पेसिफिकेशन ऑफ वाश बेसिन। वाश बेसिन के लिए आप लिख सकते हैं कि द इट कंसिस्ट ऑफ असेंबली ऑफ पिलर टैप्स। इसका जो वाश बेसिन का इंस्टॉलेशन होता है वो पिलर या फिर किसी वॉल के साइड में होता है। इसका जो हाइट होना चाहिए ग्राउंड फ्लोर से वो 3 फीट के आसपास, 3 फीट के आसपास इसका हाइट हम लोग रखते हैं। ग्राउंड फ्लोर से जितना पर 3 फीट या 3.5 4 फीट तक में जा सकते हैं वाश बेसिन के लिए।
हाइट को इंस्टॉल करने के लिए। द हाइट ऑफ फ्रंट एज ऑफ वॉश बेसिन फ्रॉम फ्लोर द बेसिन शैल बी सपोर्टेड ऑन ए पेयर ऑफ कैंटिलीवर ब्रैकेट्स विथ 2 कोट सीमेंट मोर्टार। तो इसका हाइट को भी आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आप समझें 3 फीट के लिए या फिर 4 फीट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं जाते, वॉश बेसिन 4 फीट बहुत हो जाता है, तो 3 फीट तक हम रखते हैं। 3 फीट का इसका हाइट पर इसको इंक्लूड करते हैं। और इसका जो इंस्टॉलेशन होता है या तो वॉल के साइड में या फिर पिलर के साइड में इसका हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं। तो इस चीज़ को आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। प्लम्बिंग वर्क शैल बी कैरिड आउट थ्रू लाइसेंस्ड प्लम्बर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क क्लीनिंग ऑफ बेसिन इज डन एंड ऑल रबिश डिपोज्ड ऑफ आर डायरेक्टेड बाय इंजीनियर इंचार्ज। ठीक है, तो इन सभी का जो इंस्टॉलेशन होता है वो इंजीनियरिंग इंचार्ज में जो देख रेख में उनके थ्रू ही होता है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग एंड फिक्सिंग के लिए है, तो ज्वाइनिंग एंड फिक्सिंग सभी पाइप में आते हैं, कास्ट आयरन हो, एवेस्टस हो, तो जितने तरह का पाइप आप यूज करते हैं वाटर कैरिंग के लिए, सीवेज कैरिंग के लिए, ठीक है, या सूरेज कैरिंग के लिए, तो सभी में ज्वाइनिंग एंड फिक्सिंग आएगा। इसमें मेंशन कर सकते हैं द पाइप शैल बी गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वेल्डेड पाइप्स एंड सीमलेस स्क्रूड एंड सॉकेट ट्यूब्स। रिक्वायरमेंट ऑफ IS 1239 के अकॉर्डिंग, IS जो है 1239 के अकॉर्डिंग आप इसका ज्वाइनिंग और फिक्सिंग क्राइटेरिया को सेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस शैल बी ऑफ डायमीटर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। इसका जो डायमीटर होना चाहिए इस कोड के अकॉर्डिंग आप इसका डायमीटर को मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ों को इसमें कोड के याद रखना पड़ता है। इसमें कोड के बारे में याद रखना पड़ेगा। एक कोड याद रखेंगे इसमें IS 554, ठीक है, IS 554 और IS 1239 ज्वाइनिंग और फिक्सिंग के लिए यूज करते हैं इसको। इन दोनों कोड को याद रख सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ सकते हैं, इन ज्वाइनिंग द पाइप्स द इनसाइड ऑफ सॉकेट एंड स्क्रू एंड ऑफ पाइप शैल बी ऑयल्ड एंड रब्ड ओवर द वाइट लीड एंड a few turns of स्पोन yarn wrapped around the screwed end of the pipe। मतलब पाइप का जब ज्वाइनिंग करते हैं तो दोनों एंड पर ऑयल के साथ में, ठीक है, वॉल के साथ में एक ऐसा मेटेरियल का यूज करते हैं जो कि फिक्सिंग में हेल्प करे। जैसे घरों में देखते हैं, जैसे प्लम्बिंग का काम होता है तो पाइप को ज्वाइन करने से पहले एक धागा जैसा उसमें बाउंड करता है, लपेटता है चारों तरफ से, और ऑयल भी उसके साथ में यूज करता है ताकि फिक्सिंग हमारा प्रॉपर हो पाए। तो फिक्सिंग एंड ज्वाइनिंग में आप इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थे आज के क्लास में, ये 4 सिस्टम के बारे में डिस्कस किए, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम के बारे में। मतलब यहाँ से अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछता है तो जो आप जानते हैं, जो आपका नॉर्मल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और हाँ, जो बुक की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब एग्जैक्ट आप वही पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं तभी। अदरवाइज यहाँ से हमको लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि आप डिप्लोमा फाइनल ईयर में हैं और फाइनल सेमेस्टर में भी हैं, तो बहुत कुछ आइडिया आपको लग चुका है कि किसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से हम लोग करते हैं और किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रख सकते हैं। किसी का भी स्पेसिफिकेशन पूछे तो 5 से 6 पॉइंट में कम से कम जरूर लिखें, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नॉर्मल कम से कम 8 नंबर का पूछा जाता है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में। अगर आप कुछ नया सीखें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।